हेलो दोस्तों, आप सभी का भारत स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पे पॉलिटी के बारे में जानते हैं। हमारे राजनीतिक विज्ञान की एक एक पन्नों को हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा इंडियन पॉलिटी, हमारा भारतीय संविधान कितना बड़ा, कितना विशाल है। तो आइए हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दे, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी किया कीजिए, शेयर निश्चित रूप से किया कीजिए। ये हमारे कुछ सोशल अकाउंट्स हैं, आप निश्चित रूप से इसमें जुड़ जाइए। फेसबुक पेज है, टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम लिंक में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए हम अपनी सेशन का आज शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट में हम अनुच्छेद 24 तक कंप्लीट कर चुके थे, विस्तृत जानकारियों के साथ कंप्लीट कर चुके थे। और 25 से लेकर 28 तक हमने आपको ऊपर बताया था। तो आज हम फिर से 25 से लेकर 28 तक संक्षिप्त विवरण देते हुए, उसकी पूरी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 25 से 28 तक में क्या सब है, इस बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। और एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखिए कि 25 से 28 तक ये जो आर्टिकल है, ये आते हैं हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 तक के आर्टिकल हमें बताते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये हमारा आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये भी अच्छी बात है। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आप कर मान सकते हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और आर्टिकल 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल अगर चाहे तो वो कुछ सेशन धर्म के बारे में रख सकता है, अगर स्टूडेंट वहाँ के इंटरेस्टेड है तो। ये थे इसके संक्षिप्त विवरण। अब हम एक एक करके इसकी पूरी व्याख्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं। हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं, संविधान के फर्स्ट पेज जो कि हमारा प्रेम्बल था, उससे लेकर अब तक हर एक पेज को हमने डिटेलिंग से पढ़ा है। हमारे मूल संविधान के कॉपी हमने आपको दिखाए। एक एक चीज़ों को बारीकी से देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, इस बारे में देखिए। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध्य रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 25 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं,
अगर आपके मम्मी पापा हिंदू हैं और अगर आप मुस्लिम को मानते हैं तो आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये आपकी आज़ादी है। या अगर आपके फैमिली मुस्लिम सिख है और आप हिंदू में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, ये आपका अपना मन का विचार है। आप इस अपने धर्म, जिस भी धर्म की आप मानते हैं, जिसे आप फॉलो करते हैं, उस धर्म के प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं। इसकी भी आपको संरक्षण दी गई है, आपको इसकी रक्षा की गई है। आर्टिकल 26 ये आपको बताता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने के लिए विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। कहने का तात्पर्य क्या है ये समझिए। धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। आप धर्म कार्य के कार्य आसानी से कर सकते हैं। जिस धर्म में विश्वास रखते हैं, जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं, उस धर्म के धार्मिक कार्य आप अपने इच्छानुसार कर सकते हैं। जिस धर्म को आप मानते हैं, उस धर्म को बढ़ाने के लिए आप धन अर्जित भी कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं धन। प्रशासन भी आपको इसमें सहयोग पूरी तरह से प्रदान करेगा। आर्टिकल 25 का ये कहना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आर्टिकल 27 की ओर। आर्टिकल 27 ये हमें कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी अनुच्छेद का बहुत लोग अभी के युग में, अभी के समय में गलत इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि इस अनुच्छेद में पूरी विस्तृत तरह से बताया गया है, पूरी तरह से बताया गया है कि मानिए कोई आदमी 10 लाख कमाता है, अगर वो अपने 10 लाख कमाने में से 5-6 लाख धार्मिक कार्यों में दे रहा है, किसी धर्म को प्रसार करने के लिए दे रहा है, तो आप उससे टैक्स नहीं ले सकते हैं, या फिर बहुत भारी मात्रा में आपको टैक्स में छूट भी दिया जाएगा। आज के समय में क्या हो रहा है कि लोग अरबों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, गवर्नमेंट को शो करते हैं बहुत कम, और जितना वो गवर्नमेंट को शो करते हैं उसमें से वो ये शो कर देते हैं कि 30 से 40% हम इस संस्थान को, ये ट्रस्ट को दिए, और इससे क्या होता है कि उन्हें इनकम टैक्स में भारी छूट मिल जाती है। एक तो वो पहले ही शो कम किए और उसके बाद भी जितना शो किया उसमें से 30 से 40% उसने धार्मिक कार्यों के लिए शो किए, जो कि वो ऐसे ट्रस्ट को दे रहा है जो स्वयं उसी के लिए काम करता है, उसी के लिए है, जिसका फ़ायदा वही उठाता है। तो इसका इस तरह से अभी के समय में एक चक्र बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है कि घूम फिर के वो मनी उसी के पास रह जाता है और उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे देश में आज काला धन जितना भी है, इस सब का एक ये भी मुख्य कारण है कि काला धन के लिए इस आर्टिकल का गलत इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षक संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि राज्य को किसी भी धर्म का संरक्षण देने विशेष फोकस, संरक्षण को आप दे ही सकते हैं पर विशेष फोकस आपको एक धर्म में नहीं देना है। आप सभी धर्मों को संरक्षण करेंगे और किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देंगे, राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं देंगे।
कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य न तो अपने शैक्षणिक सिलेबस में धर्म के चैप्टर को ऐड कर सकता है, न ही वो स्टूडेंट को ये बाध्य कर सकता है कि आप इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें। हाँ, अगर स्टूडेंट सहमत हैं, उसकी संस्थान सहमत है, तो कोई 1-2 दिन का आप सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, उनमें भाग लिया जा सकता है, ये संभव है, पर आप बाध्य नहीं कर सकते। इसके लिए स्टूडेंट विद्यार्थियों की परमिशन की ज़रूरत होती है और न ही ज़बरदस्ती आपको किसी भी धर्म का पाठ पढ़ाया जा सकता है। इसमें इसे विस्तृत रूप से बताया गया है। आइए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट से पहले जाने से पहले ये जो 4 आर्टिकल थे, ये आप समझे नहीं समझे, इस बारे में आप निश्चित रूप से अपना राय दीजिएगा। इसे एक बार और हम संक्षिप्त में डिटेलिंग में बता दें, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं, तो आप ये कह सकते हैं कि आप जिस भी धर्म की को मानते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं। आर्टिकल 25 ये आपको बताता है। आर्टिकल 26 बताता है कि धार्मिक कार्यों के लिए आप धन लगा सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। आप धार्मिक कार्य निश्चित रूप से कर सकते हैं। आर्टिकल 27 बताता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता अगर वो व्यक्ति धर्म कार्य में अपना इनकम लगाता है। जैसा कि अब मैं आपको बता चुका हूँ, इसका बहुत दुरुपयोग होता है, पर जो दिया हुआ है आर्टिकल में वो मैं आपको बता रहा हूँ। 28 बताता है कि राज्य किसी को किसी एक विशेष धर्म के लिए या विशेष धर्म की बुक पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, न ही वो अपने सिलेबस में किसी एक धर्म का ग्रंथ डाल सकता है, न ही स्टूडेंट को किसी धार्मिक कार्य में जाने, अनुष्ठान में जाने के लिए बाध्य कर सकता है। हाँ, अगर स्टूडेंट, टीचर, कॉलेज सहमत हैं तो ऐसा हो सकता है, पर बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर किया जा रहा है तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, आपको सबसे पहले आपको ही न्याय मिलेगा। क्योंकि जब भी फंडामेंटल का केस होता है तो आप देखते होंगे कि सारे केस को रोक दिया जाता है और सिर्फ यही केस चलता है। यही पावर है फंडामेंटल राइट का। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है मूल अधिकार। मूल अधिकार में क्या? मूल अधिकार जो हम पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट, इसमें अब अनुच्छेद है 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 क्या बताता है? उससे पहले हम यह जानते हैं कि अनुच्छेद 29 और 30 में है क्या। तो अनुच्छेद 29 और 30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट का 5वां जो राइट है वो यही है। उसके बाद सिर्फ एक राइट बचता है, संवैधानिक अधिकार क्या है उस बारे में जो है वो बचता है। ये हमारा 5वां राइट है। इसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इन दोनों आर्टिकल के बारे में हम जानेंगे। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसे प्रोटेक्शन देना है। और आर्टिकल 29 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये आर्टिकल आमतौर पर पिछड़ों जातियों जो उस समय में थे उनके लिए ही है। इसमें उनकी सुरक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखने के लिए बताया गया है। आइए हम इसका विस्तार देखते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। देखिए,
सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित जो अधिकार हैं उसमें आर्टिकल 29 में कहा जा रहा है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। इस आर्टिकल में पूरी तरह से अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक स्वीकृति प्रदान की गई है, एक सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को आप भाषा, जाति, लिंग इन सब के आधार पे या उनकी संस्कृति के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। वो छोटा ही वर्ग है पर उसकी सांस्कृतिक इस देश की सांस्कृतिक है, इस देश की धरोहर है। हमें उस संस्कृति का रक्षण करना है, न कि भक्षण करना है। हमें उस संस्कृति को बचाना है, उसे सजो कर रखना है, ये बताया गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि आप इन सब अधिकारों पे कि भाई वो छोटा संस्कृति से है, उसकी क्या महत्व है, इन सब कारणों से आप उसे सरकारी नौकरियों में प्रवेश से नहीं रोक सकते। अगर उसमें योग्यता है, आपकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस जॉब के लिए वो कर सकता है। अनुच्छेद 30 बताता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की संस्थान चला सकता है और राज्य उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं करेगा। कहने का मतलब, अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग माने कि ये हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है, ये अगर कोई शिक्षक संस्थान चलाना सकता है, ये स्कूल हुआ, और अगर ये स्कूल चलाना चाहता है तो राज्य, जो कि ये हमारा स्टेट हुआ, ये इस स्कूल को चलाने में इसे नहीं रोक सकता, बल्कि स्टेट इसे इस स्कूल को चलाने के लिए फाइनेंशियल भी प्रोवाइड करेगा, पैसा भी देगा, उसकी मदद भी करेगा, अनुदान भी देगा। स्टेट को ये करना है। 29 और 30 में अगर हम एक शब्दों में बोले तो यह सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए ये दो आर्टिकल बनाए गए हैं और इसे फंडामेंटल राइट में इसीलिए डाला गया है क्योंकि अगर इसे सिर्फ कानूनी राइट में रखा जाता तो इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता था, इसे हटाया भी जा सकता था। पर फंडामेंटल में राइट डाल देने के बाद इसे न तो हटाया जा सकता है, न ही इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, ये कारण है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचार ये क्या होता है, इस बारे में पहले हम संक्षिप्त में जानते हैं, उसके बाद फिर से देखेंगे। इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, 32 से लेकर 35 तक के आर्टिकल इसके अंदर में आते हैं। आर्टिकल 32 कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। 33 कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। 34 कहता है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। और 35 कहती है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। 33, 34, 35 किसी भी तरह का मायने नहीं रखते हैं।
ये मटेरियल लॉ के बारे में बात कर रहा है। ये इस सब को लागू कैसे करना है इस बारे में बात कर रहा है। और 33 जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार का जो बल है आदि का उपयोग करने के बारे में, कि जितना भी पावर है वो संसद के पास है। इसमें पावर ऑफ जो है वो पार्लियामेंट को पावरफुल बताया गया है। इसमें मटेरियल लॉ के बारे में बात किया गया है और इसमें बताया गया है कि ये सब जो है ये इस भाग से उपबंधों को प्रभावित करेगा। लेजिस्लेशन के बारे में बात किया गया है, उपबंधों के बारे में बात किया गया है। तो ये तीन तो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट रही। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 32। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, इस बारे में अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 32 क्या कहता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। पहले समझिए कि हम आपको समझाना क्या कहते हैं। मान लीजिए आपको हमने ये सब जितना भी अब तक आपने पढ़े हैं 14 से लेकर 12 और 13 तो कुछ था ही नहीं, 14 से लेकर 31 तक के, 31 नहीं होगा 30 और 31 हट गया था जो कि प्रॉपर्टी ऑफ राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हट गया था। चौदह से लेकर 30 तक जितने भी फंडामेंटल राइट हैं मान लीजिए वो सब हम आपको दे दिए, पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 32 नहीं दिए। ये आर्टिकल आपको हम नहीं दिए। अगर ये आर्टिकल आपके पास नहीं है तो आप इन सब आर्टिकल का प्रयोग, इन सब पावर का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। आत्मा कहने का कारण ही यही था कि आर्टिकल 32 जितने भी आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट में 14 से लेकर 30 तक, उन सभी को लागू करने का विधि है। इसी के पावर से हम इन सबको लागू कर सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं आर्टिकल 32 के ही तहत। आर्टिकल 32 कहता है कि इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। द राइट टू अप्लाई इन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन बाय appropriate proceeding to enforce fundamental right under it। enforce आपको ये पावर दिया गया है। इस फंडामेंटल राइट, जितना भी आपका फंडामेंटल राइट है ना, इसी आर्टिकल के तहत आप दावा ठोक सकते हैं। जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में केस फंडामेंटल राइट का होता है तो आर्टिकल 32 के तहत होता है और 32 के अंडर में वो आर्टिकल डाला जाता है। केस वो 32 के तहत ही होता है और आर्टिकल 32 के अंदर में उस फंडामेंटल राइट को जो भी आपके 14 से लेकर और 30 तक है उसका निपटारा किया जाता है। इसीलिए अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा था, तो आर्टिकल 32। नाम पूछा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये नाम है, और सिर्फ आर्टिकल पूछा तो आर्टिकल 32 बोलेंगे। इसी के बारे में हम कुछ और जानते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। रिट वही पावर होता है,
जिसकी मदद से हम अपना फंडामेंटल राइट हासिल करते हैं, वही रिट कहलाता है। ये 5 जो आप देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दी गई है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण अधिकार, प्रेक्षालेख, ये 5 राइट दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को। अब हम कुछ केस के बारे में डिटेलिंग से जानेंगे, क्योंकि आर्टिकल 32 को जितना ज़्यादा हो सके आप केस से रिलेट करके पढ़िएगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो ये ऐसा है कि आपके माइंड के ऊपर से निकल जाएगा और आप कुछ नहीं समझ सकते। तो आर्टिकल 32 को हम केस के माध्यम से भी स्टडी करेंगे। एक केस हुआ था 1967 में, 1967 में। ये केस क्या था ये हम जानते हैं। केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने गोपाल नाथ बनाम पंजाब राज्य बात 1967 के ये केस था, जिसमें गोपाल नाथ और पंजाब राज्य बात था। इन दोनों के बीच विवाद हुआ था और उस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट जारी किया था। वो स्टेटमेंट क्या था ये देखिए। के निर्णय में अनुच्छेद 378 में 68 में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगा दी गई। जो गोपाल नाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में केस हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये जजमेंट दिया कि हमारे फंडामेंटल राइट में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। और ये जजमेंट अपने आप में बहुत मायने रखता था, क्योंकि संसद से ये अधिकार छीन ली गई कि वो हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे मूल अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार में बदलाव कर सके। अब ये अधिकार संसद के पास नहीं है। नेक्स्ट जो है वह है 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 300। यही अनुच्छेद फिर से, क्योंकि इसी के अंतर्गत 368 जो कि अनुच्छेद है, इसी के अंतर्गत फिर होगा कि अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारण किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अब बात को समझिए कि जो 24वां संविधान संशोधन, वो यहाँ मिसप्रिंट है, आप ध्यान रखिएगा। ये 24वां नहीं होगा, ये 44वां होगा। ये मिस हो गया है यहाँ, ये 44वां होगा। 44वां संविधान संशोधन में जो 1971 में हुआ था इंदिरा जी के समय में, तब क्या किया गया था कि जब जो इमरजेंसी लगा था ना, उस वक्त इंदिरा जी ने बहुत चालाकी से एक बिल पास किया। उस बिल क्या था कि माने कि हम 368 को, हम फंडामेंटल राइट को नहीं समाप्त कर सकते, पर उन्होंने बिल ये पारित किया कि उन्होंने 368 के माध्यम से ही फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने परमिट दे दी 13 और 368 का प्रयोग करते हुए। ये उनका ज़बरदस्त चाल हम कह सकते हैं था। अगर नेक्स्ट हम बात करें, बाद में इसे ऐसा नहीं हो पाया। एक और केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद। ये 1972 में हुआ था। केशवानंद भारती
1972 में के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, यानी कि गोपाल नाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। जो 1967 में गोपाल नाथ और पंजाब गवर्नमेंट के बीच जो विवाद हुआ था और उसमें जो फैसला दिया गया था कि हमारे फंडामेंटल राइट में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया जा सकता, उसी जो स्टेटमेंट था उसी स्टेटमेंट को चेंज किया गया जब केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य का विवाद हुआ 1972 में। तब इस निर्णय को बदल दिया गया और कहा गया कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। फिर क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन में द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे एक और कमाल हुआ कि 1942 में एक और संशोधन किया गया था। 1942 ने 42वें संविधान संशोधन में एक संशोधन किया गया जिसमें 368 में 4 और 5 जोड़ा गया, खंड 4 और 5 जोड़ा गया। और उस खंड और 5 में ये लिखा गया कि जब भी इस प्रकार का संशोधन होगा फंडामेंटल राइट में या कुछ ऐसा संशोधन, तो आप सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए चैलेंज नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं ठोक सकते। ये हुआ था। आज का लास्ट, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, ये भी ज़बरदस्त केस था। इसके अंतर्गत निर्णय दिया गया, यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्अवलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यही हुआ और यही हो रहा है। जो 44 में हुआ था फिर उसे निरस्त कर दिया गया। फिर 42वें में जो 368 में 4 खंड 4 और खंड 5 जो जोड़ा गया था 368 में, और इसमें बोला गया कि इस तरह का जो भी संशोधन होगा आप इसमें न्यायालय पर चैलेंज ही नहीं ठोक सकते, न्यायालय पे केस ही नहीं कर सकते, आप वहाँ जा ही नहीं सकते। जब मिनर्वा बनाम भारत संघ का केस हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, ये जाहिर किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। संविधान को रक्षा का दायित्व कोर्ट का है, कोर्ट अपना फर्ज निभाएगी। अगर आप कुछ गलत संशोधन कर रहे हैं जिससे कि संविधान का ढांचा ही चेंज होगा, उसका मूलभूत जो ढांचा है उसी में परिवर्तन आ जाए, तो ऐसे संशोधनों को हम खारिज कर सकते हैं। हम ऐसे संशोधनों का पुनर्विलोकन कर सकते हैं, हम इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था। मैं मानता हूँ कि फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने आपको जितना बताया है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी है। आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिला होगा यूट्यूब पे, कभी नहीं मिला होगा। इसलिए किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये पर्याप्त है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की कर रहे हैं तो फिर मुश्किल है, पर वनडे एग्ज़ाम के लिए ये कंटेंट पर्याप्त है। हमारा फंडामेंटल राइट यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब हम भाग 4 की ओर बढ़ेंगे, भाग 4 की ओर बढ़ेंगे, अपना पार्ट 4 की ओर हम बढ़ेंगे। अभी हम पार्ट 3 में थे जो हमारा फंडामेंटल राइट था। अब हम पार्ट 4 में प्रवेश करेंगे, पार्ट 4 की ओर बढ़ेंगे। हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट समाप्त हो गया है। आपको पढ़ाने का तरीका, कंटेंट, ये सब कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, पढ़ाई जारी रखिए।
थैंक यू।